एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो आज की वीडियो है वापस से सोशल साइकोलॉजी के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं पहले भी एटलीस्ट 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सोशल परसेप्शन क्या होता है, एट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, इम्प्रेशन फॉर्मेशन, इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है। एंड हम लोग 3 थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले 3 वीडियोज़ में, जो कि थी हाइडर एंड नाइव्स साइकोलॉजिस्ट थ्योरी, कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फरेंस थ्योरी, वाइनर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी। अब आज की जो वीडियो है उसमें हम लास्ट वाली 4th थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। एंड उस थ्योरी का नाम है केलीज कोवेरिएशन थ्योरी। तो लेट अस बिगिन। शुरू करने से पहले एक चीज़ को समझना जो ज़रूरी है वो ये है कि हम थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन क्यों पढ़ते हैं। तो ये जो थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन है ये सजेस्ट करता है दैट हाउ वी आर एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ बिहेवियर्स एंड इवेंट। कोई भी बिहेवियर हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, उसका क्या कॉज है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बताता है थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन। तो आज की जो थ्योरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केलीज कोवेरिएशन थ्योरी, जिसका हम नाम देते हैं एट्रीब्यूशन क्यूब। तो ये थ्योरी दी थी केली ने इन द ईयर ऑफ 1973। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए समझना और याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में ये थ्योरी आई थी, 1973 में। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि फॉर समथिंग टू बी द कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर, that thing must be present when behavior is present and absent when the behavior is absent। अब ये जो लाइन है ये इस पूरी थ्योरी का क्रक्स है। ठीक है, बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप ये कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर इस कॉज की वजह से हो रहा है, मतलब ये रीज़न है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बिहेवियर हो रहा है, तो वो जो रीज़न है उस बिहेवियर होने का, दैट रीज़न और दैट कॉज उसको प्रेजेंट होना चाहिए जब वो बिहेवियर होता है, और जब वो बिहेवियर नहीं होता तब वो रीज़न और कॉज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि बिहेवियर और कॉज आपस में एट्रीब्यूटेड है, आपस में रिलेटेड है, कि अगर बिहेवियर हो रहा होगा तो वो कॉज भी होगा कहीं ना कहीं, और अगर बिहेवियर ही नहीं हो रहा तो शायद वो कॉज भी नहीं होगा। तभी हम कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर कॉज है इस पर्टिकुलर बिहेवियर का। फिर जब हम कॉजालिटी एक्सक्राइब करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉजालिटी? कॉजालिटी मतलब एट्रीब्यूशन ही होता है। जब हम एट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर क्यों हुआ, किसी पर्सन ने ऐसा बिहेव क्यों किया, तो केलीज कोवेरिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम 3 तरीकों के एविडेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ एविडेंस दैट वी यूज़ इन मेकिंग एट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है जिसको हम बोलेंगे CCD। ठीक है, CCD नॉट फॉर कैफे कॉफी डे, लेकिन यहाँ पे CCD का मतलब है कंसेंसस, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। तो केली के अकॉर्डिंग ये 3 चीज़ें हैं जो हम अपने दिमाग में रखते हैं जब हम किसी भी बिहेवियर, किसी भी इंसान के बिहेवियर या किसी भी इवेंट को एट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को, CCD को डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला वाला है दैट इज कंसेंसस। अब कंसेंसस का मतलब क्या होता है? हाउ अदर्स रिएक्ट टू द सेम स्टिमुलस। मतलब जो स्टिमुलस है, जो कॉज है, वो सेम है सबके लिए, और सारे लोग उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वर्सेस आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल क्या है? आर अदर पीपल ऑल्सो लाफिंग एट दिस कॉमेडियन। तो फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉमेडी शो में गए हो और वहाँ पे कम से कम 20 लोगों की ऑडियंस है और सामने कॉमेडियन है जो अपने जोक्स सुना रहे हैं, राइट? तो कंसेंसस में आप क्या देखोगे कि जो बाकी की ऑडियंस है आपको छोड़ के, क्या वो लोग भी उस कॉमेडियन के जोक पे हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे। अब इससे हमें क्या पता लगेगा? पहली चीज़ जो पता लगेगी इज़ व्हेन अदर्स रिएक्ट इन द सेम वे। सेम वे का क्या मतलब हुआ कि अगर आप भी हंस रहे हो उस कॉमेडियन के जोक पे और बाकी जो आपके लोग हैं आसपास वो लोग भी उस कॉमेडियन के जोक पे हंस रहे हो, दैट मीन्स आप सब सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। तो उसका क्या मतलब हो गया कि कंसेंसस जो है वो हाई है, सारे लोग सेम तरीके से ही रिएक्ट कर रहे हैं
तो आप भी कंसेंट कर रहे हो उनके साथ ही रिएक्ट करने में। तो ये क्या हो गया, सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। हम इस चीज़ को सिचुएशन पे एट्रीब्यूट कर देंगे कि भाई सिचुएशन ऐसी थी कि सारे ही लोग उस कॉमेडियन के जोक पे हंस रहे थे तो मैंने भी हंसा, हाई कंसेंसस। पर सेकंड तरीका क्या होगा कि जब अदर्स रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे, जब दूसरे लोग आपसे अलग रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे आप तो हंसे उस कॉमेडियन के जोक पे पर जो बाकी लोग हैं वो उस कॉमेडियन के जोक पे बिल्कुल भी नहीं हंसे, तो मतलब क्या हो गया, दैट यू वर द ओनली वन हु वर लाफिंग। ठीक है, तो इस केस में कंसेंसस लो होगा। दैट मीन्स आप अपने आसपास देख के नहीं हंस रहे हो, यू वर जेन्युइनली इंटरेस्टेड और आपको जेन्युइनली वो जोक पसंद आया इसीलिए आप हंसे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो कंसेंसस। इस चीज़ को हम किसको एट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन देंगे। दैट मीन्स आपका इंटरनल ट्रेट ही ऐसा है कि आपको वो जोक पसंद आया इसीलिए आप हंस पड़े। ठीक है, आपने नहीं देखा आपके आसपास लोग हंस रहे हैं या नहीं हंस रहे, दैट इज बाय लो कंसेंसस था। सो दिस इज अबाउट कंसेंसस। अब जो सेकंड वाला था CCD में, जो सेकंड C था, दैट स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ, रिएक्शन टू द सेम स्टिमुलस ओवर टाइम। तो देखो कंसेंसस में तो था कि दूसरे लोग सेम स्टिमुलस पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी में है कि आपकी स्टिमुलस सेम है पर ओवर टाइम उस पर क्या रिएक्शन है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप हर बार उस कॉमेडियन के जोक वगैरह सुनने के लिए जाते हो तो क्या आप हर बार हंसते हो या नहीं हंसते, दैट इज द केस। अब इसका क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकल नाम लिया है, दैट इज रवि। ठीक है, नाउ डज रवि ऑलवेज लाफ एट दिस कॉमेडियन। इसका क्या मतलब हुआ कि रवि हो सकता है इस कॉमेडियन के पास हमेशा आता हो इसका शो देखने के लिए, वीकली शो होता है सैटरडे टू सैटरडे, तो रवि हमेशा इसका शो देखने के लिए आता है, राइट। तो हम क्या देखेंगे कंसिस्टेंसी में कि रवि कितना कंसिस्टेंट है अपनी लाफ्टर में। क्या रवि इस कॉमेडियन के हर जोक पे हमेशा ही हंसता है या सिर्फ एक पर्टिकुलर ओकेजन था जिस पे रवि हंसा। इससे हमें क्या पता लगेगा कि अगर रवि हमेशा सेम मैनर में बिहेव करता है, ठीक है, हमेशा ही उस कॉमेडियन के जोक पे हंसता है, तो दैट मीन्स जो कंसिस्टेंसी है उसके बिहेवियर की वो हाई है। अगर वो सेम तरीके से हमेशा बिहेव करता है, दैट मीन्स हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन बोल देंगे उसे। डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन यानी कि रवि का इंटरनल ट्रेट वो है, क्योंकि वो भाई हमेशा ही सेम तरीके से बिहेव कर रहा है। हमेशा तो कोई इंसान दिखावा नहीं कर सकता एक बिहेवियर का, राइट, बट दिस पर्सन इज ऑलवेज लाफिंग एट द कॉमेडियन, तो हाई कंसिस्टेंसी हो गई उसके बिहेवियर की। और सेकेंडली हमने इसको क्या एट्रीब्यूशन दे दिया, डिस्पोजिशनल। पर अगर सेकंड सिनेरियो में क्या हो सकता है, अगर रवि डिफरेंट तरीकों में बिहेव करता है, फॉर एग्जांपल एक बारी जब उसका कॉमेडियन का शो देखने आया तब तो वो हंसा, बट सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब वो आया तब वो नहीं हंसा, तो दैट मीन्स उसकी जो बिहेवियर की कंसिस्टेंसी है वो लो हो गई, फ्लक्चुएट हो रहा है उसका बिहेवियर, कभी वो हंस रहा है उसके कॉमेडियन के जोक्स पे, कभी वो नहीं हंस रहा। सो इसको हम क्या एट्रीब्यूशन देंगे, सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, कि भाई हो सकता है उसका इंटरनल नहीं है ट्रेट उस कॉमेडियन के जोक्स पे हंसने का, वो सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन को जज करके हंस रहा है या नहीं हंस रहा, राइट। अब हम पढ़ लेते हैं डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है, रिएक्शन टूवर्ड्स डिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशंस। अभी तक तो हम सेम स्टिमुलस की बात कर रहे थे, है ना, कि सेम ही कॉमेडियन है जिसके पास रवि हमेशा जाता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिएक्शन टूवर्ड्स डिफरेंट स्टिमुलाई। यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस आ गया, तो डिफरेंट स्टिमुलाई, अलग अलग स्टिमुलाई अगर एक्सपोज कराए जाए उस सेम इंसान को, तो क्या उसका रिएक्शन हर स्टिमुलाई के लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो इसमें हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर से हम रवि का एग्जाम्पल लेंगे। डज रवि लाफ एट अदर कॉमेडियंस एज वेल। तो अभी तक तो हम सिर्फ एक कॉमेडियन की बात कर रहे थे, बट अब हम क्या कंसिडर करना शुरू करेंगे कि अगर रवि को दूसरे कॉमेडियंस के पास लेके गए तो क्या रवि उन कॉमेडियंस के जोक्स पर भी हंसता है या नहीं हंसता। इससे क्या पता लगेगा, रिएक्शन टू अदर स्टिमुलस इज सेम, दैट मीन्स वो दूसरे कॉमेडियंस के जोक पे भी हंस ही रहा है। दैट मीन्स इससे क्या पता लगा कि डिस्टिंक्टिवनेस लो है, उसके बिहेवियर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंट स्टिमुलाई यानी कि डिफरेंट कॉमेडियंस के जोक पे भी हंस रहा है। तो इससे हम क्या एट्रीब्यूशन देंगे, डिस्पोजिशनल, कि भाई रवि को ज़्यादातर जोक्स जो हैं वो पसंद ही आते हैं और वो इसका इंटरनल ट्रेट है, इसीलिए वो अलग अलग कॉमेडियंस के जोक पे भी हंसता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कॉमेडियन के जोक पे हंस रहा हो।
और दूसरे वे में क्या हो सकता है, अगर जो है रिएक्शन रवि का दूसरे स्टिमुलस के लिए डिफरेंट हुआ, डिफरेंट मतलब वो पहले वाले कॉमेडियन के जोक पे तो हंसा, पर जो दूसरे कॉमेडियन के पास उसे लेके गए तो वो उसके जोक पे नहीं हंसा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हाई डिस्टिंक्टिवनेस, उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो रहा है। तो हम एट्रीब्यूशन क्या दे देंगे, सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, कि भाई सिचुएशन उसने जज की और उसके हिसाब से उसने अपना बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई कर लिया, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये CCD का फिनोमिनन काफ़ी क्लियर हो गया होगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। 2 एडिशनल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे। अभी तक तो हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े, CCD, ठीक है, कंसेंसस, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। अब 2 और प्रिंसिपल्स हैं और ये एडिशनल प्रिंसिपल्स कब यूज होते हैं इज इम्पॉर्टेंट टू नो। When people lack information about CCD, then they may use द एडिशनल प्रिंसिपल्स, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो अगर CCD के बारे में लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लोगों के पास ज़्यादा नहीं पता उन्हें CCD के बारे में, तो फिर वो एडिशनल प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। पहला एडिशनल प्रिंसिपल है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, facilitative cause is judged greater in contributing to personal dispositions than inhibitory cause। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फैसिलिटेटिव कॉज और इनहिबिटरी कॉज क्या होता है। फैसिलिटेटिव कॉज एक ऐसा कॉज होता है जो आपकी आउटकम को हेल्प करता है। दैट मीन्स आप जो भी हम जो भी बिहेवियर करते हैं, हम एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पानी पीने जाती हूँ तो क्यों पीती हूँ, बिकॉज मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है। दैट वॉज आई वॉज थर्स्टी सो आई ड्रैंक वाटर। पानी पीने के बाद जो थर्स्टीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक होता है फैसिलिटेटिव कॉज जो आपका बिहेवियर का आउटकम है उसको हेल्प करेगा, और एक होता है इनहिबिटरी कॉज जो आपका बिहेवियर का आउटकम है उसके, जिसे हम जैसे बोलते हैं, उसके आड़े आएगा या गेट्स इन द वे ऑफ दैट आउटकम, उसके बीच में आ जाएगा, उसके आउटकम को अचीव नहीं होने देगा। तो ऑगमेंटेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लोग हैं इन जनरल फैसिलिटेटिव कॉज को ज़्यादा अमाउंट ऑफ जजमेंट देते हैं इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पर्सनल डिस्पोजिशंस। दैट मीन्स अगर मैंने कोई काम खुद से किया या फिर मैंने बोला कि ये मेरा इंटरनल ट्रेट है ऐसा काम करने का, तो मैं उसको एट्रीब्यूशन कैसे दूंगी, फैसिलिटेटिव कॉज से, कि मेरा जो इंटरनल ट्रेट है वो मेरे बिहेवियर को अकम्प्लिश करने में मुझे हेल्प कर रहा है, rather than इनहिबिटरी कॉज। ठीक है, तो पर्सनल डिस्पोजिशंस के लिए मैं फैसिलिटेटिव कॉज का ज़्यादा सहारा लूंगी दैन इनहिबिटरी कॉज। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जस्ट सी दिस बॉक्स। इफ योर फ्रेंड बाइज टिकट्स टू अ रॉक कॉन्सर्ट, ठीक है, डिस्पाइट द हाई प्राइस, यू वुड कंक्लूड दैट ही रियली लाइक्ड द म्यूजिशियन। तो आपका कोई दोस्त है, उसने टिकट्स बाय करी एक रॉक कॉन्सर्ट के लिए, ये क्या हो गया, फैसिलिटेटिव कॉज। क्यों, क्योंकि ये टिकट बाय करना उसको उस रॉक कॉन्सर्ट में जाने में हेल्प करेगा। लेकिन वो जो टिकट्स थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, ये हो गया इनहिबिटरी कॉज। अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता उस रॉक कॉन्सर्ट की टिकट बाय करने के लिए, तो ये हाई प्राइस जो है उसके गोल अचीव करने में रास्ते में आता, वो नहीं जा पाता फिर रॉक कॉन्सर्ट में। तो ये हो गया फैसिलिटेटिव और इनहिबिटरी कॉज। तो जब आप ये पूरा सिनेरियो देखते हो कि उसने रॉक कॉन्सर्ट के लिए टिकट भी खरीदी और वो इतनी महंगी टिकट थी फिर भी उसने टिकट खरीदी, तो व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इज कि वो इंसान अपने, ये जो म्यूजिशियन है जिसका रॉक कॉन्सर्ट है, उसे पक्का बहुत ज़्यादा लाइक करता है, उसके सिंगिंग उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए उसने ऐसा किया। तो हमने क्या किया, एक फैसिलिटेटिव कॉज को लिया पर्सनल डिस्पोजिशन के लिए, दैट दिस फ्रेंड ऑफ माइन रियली लाइक्स द म्यूजिशियन, इसीलिए उसने डिस्पाइट द हाई प्राइस उस रॉक कॉन्सर्ट की टिकट ले ली। ये था एडिशनल प्रिंसिपल नंबर 1। अब हम आ जाते हैं एडिशनल प्रिंसिपल नंबर 2 पे, जो कि है डिस्काउंटिंग। अब ये जो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है ये ऑगमेंटेशन प्रिंसिपल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। It is the tendency to attach less importance to one potential cause of behavior when other potential causes of behaviors are also present। तो इसमें क्या होता है कि
एक देखो, बिहेवियर के कई सारे कॉज हो सकते हैं, बिकॉज हम सारे लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर बिहेवियर हुआ और 3 लोगों से पूछा गया कि चलो आप बताओ आपके अकॉर्डिंग ये बिहेवियर क्यों हुआ, तो 3 डिफरेंट कॉजेज आ जाएंगे उस बिहेवियर के तीनों लोगों से, है ना। तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक पोटेंशियल कॉज है कि इस रीजन की वजह से ये बिहेवियर हुआ, ठीक है, तो आप उस एक पोटेंशियल कॉज को कम इंपॉर्टेंस दोगे अगर और भी कॉजेस प्रेजेंट हैं उस बिहेवियर के होने की। इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ये जो इंसान है, आप देख सकते हो, ये रोड पे चल रहा था बट यहाँ पे ये स्लिप हो गया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इंसान ने इसको देखा कि ये इंसान रोड पे चल रहा था और ये यहाँ पे स्लिप हो गया, तो इस पर्टिकुलर पर्सन ने इसको देखा एंड इन्होंने इसका बिहेवियर का क्या एट्रीब्यूशन दिया कि ये इंसान तो बहुत क्लमजी है, देख के नहीं चल रहा था और इसीलिए गिर गया, ठीक है। लेकिन फिर इस इंसान ने देखा कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर के होने के, बिहेवियर क्या है कि ये इंसान जो है स्लिप हो गया रोड पे। तो इस पर्टिकुलर पर्सन ने, जो ऑब्जर्वर है या परसीवर है, इसने देखा कि ये जो बिहेवियर हुआ इस इंसान का स्लिप होने का, इसके और भी पोटेंशियल कॉजेज हैं, सिर्फ एक ही नहीं है, सिर्फ एक ही कॉज नहीं है कि ये ध्यान से देख के नहीं चल रहा था, बट एक और पोटेंशियल कॉज है, वो है ये बनाना का छिलका, ठीक है। यहाँ पे केले का छिलका भी पड़ा हुआ था जिसपे उसका पैर पड़ा और ये स्लिप हो गया, राइट। तो अब डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में क्या होगा कि ये ऑब्जर्वर अपने पहले वाले कॉज को डिस्काउंट कर देगा, हटा देगा, लेस इंपॉर्टेंस देगा, और ये जो उसको दूसरा कॉज मिल गया है इस कॉज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो अब उसका जो पहला एट्रीब्यूशन था कि ये इंसान तो बड़ा ही क्लमजी है, देख के नहीं चल रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, वो कॉज अब उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अब कौन सा कॉज इंपॉर्टेंट रहेगा इस बिहेवियर के होने के लिए कि यहाँ पे एक बनाना का छिलका पड़ा था, उस पर पैर पड़ते ही ये स्लिप हो गया, right? So this is what the discounting and the augmentation principle is. अब इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ इवैल्यूएशंस हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी क्या खूबियाँ थी और क्या कमियाँ थी। पहला इवैल्यूएशन क्या है कि रिसर्चर्स हैव सजेस्टेड that people take mental shortcuts or use heuristics to make causal attribution. काफ़ी सारे रिसर्चर्स ने ये चीज़ सजेस्ट किया है कि एट्रीब्यूशंस बनाने के लिए ये CCD और इतना सब कुछ लोग यूज़ नहीं करते, रादर लोग क्या यूज़ करते हैं, ह्यूरिस्टिक्स, जिसे हम बोलते हैं मेंटल शॉर्टकट्स। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि काम फटाफट हो जाए। सेकेंड इवैल्यूएशन है when making attributions people take into account the context as well. तो जब हम लोग attributions make कर रहे होते, किसी behavior को cause दे रहे होते कि ये behavior क्यों हुआ, तो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब उसका इन्वायरमेंट कैसा था, क्या हो रहा था उस वक्त, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। पर इस पर्टिकुलर कैलीज कोवेरिएशन थ्योरी में उस कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। थर्ड है दैट पीपल डू नॉट ऑलवेज एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूशंस। हम लोग हमेशा ही हर एक बिहेवियर को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। हम एट्रीब्यूशंस में एंगेज तभी करते हैं जब या तो वी आर कन्फ्रंटेड विद सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो गया जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तब हम उसके बारे में एट्रीब्यूशंस बनाना शुरू करते हैं। और सेकेंडली हम जब एंगेज करते हैं व्हेन वी एक्सपीरियंस सम अनप्लेजेंट आउटकम, अगर कोई ऐसा आउटकम आया जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उस सिनेरियो में भी हम एट्रीब्यूशंस मेक करते हैं, हम ताकि फाइंड आउट करते हैं कि क्या कॉज हो सकता है इस पर्टिकुलर बिहेवियर का। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर सीखने को मिला है तो गाइस इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। आप इस वीडियो को और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई रेगुलरली पोस्ट वीडियोस साइकोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी ट्यूटोरियल से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस से रिलेटेड और मोटिवेशनल टॉक्स। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो, एंड डू क्लिक द बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी एजुकेशनल या मोटिवेशनल वो आप लोगों को पता लग जाए। सो टिल देन हैव अ गुड डे, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय।